जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं जीव जगत के विषय में। अब आप ये सोचेंगे कि लिखा गया है जीव विज्ञान और पढ़ा रहा है जीव जगत, तो जीव जगत पढ़ने से पहले हमको क्या चीज़ पढ़ना होता है? तो जीव विज्ञान समझना होता है। जीव जगत हम बाद में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहते हैं कि बाबू तुलसीदास का थोड़ा जीवन परिचय बता दो, कबीरदास का जीवन परिचय बताओ, तो आप क्या करोगे? गणित लोगे। a+b का होल स्क्वायर बराबर कबीरदास, a+b का होल स्क्वायर बराबर तुलसीदास। ऐसा कोई पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। यानी तुलसीदास के विषय में पढ़ना है, कबीरदास के विषय में पढ़ना है, तो हमको क्या करना होता है? तो हमें हिंदी पढ़ना होता है, उसमें उन लोगों का जानकारी मिलता है। उसी तरह से जब हम जीव जगत पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें समझना होता है कि जीव विज्ञान क्या होता है। देखिए सभी बच्चा जब 10 पढ़ लेता है, 11वीं क्लास में जाता है, तो सब लोग सोचते हैं कि अरे यार हमको डॉक्टर बनना है, हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे। कौन कहता है कि चलो भैया तुम डॉक्टर बनो, हम इंजीनियर बनेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन जीव विज्ञान तो ले लेता सब, यानी बायोलॉजी ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि जीव विज्ञान क्या होता है। तो जीव जगत पढ़ने से पहले हमें समझना है थोड़ा जीव विज्ञान के विषय में। समझ में आ गया? लेकिन देखिए यहाँ पे 2 सवाल पैदा होता है। एक आपसे ये पूछ सकता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, एक पूछ सकता है कि आखिर जीव विज्ञान का शब्द किसने बताया। तो समझिए, अगर आपसे पूछता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, जनक तो कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि जीव विज्ञान का शब्द किसने बताया, तो जीव विज्ञान के शब्द को बताने वाले 2 वैज्ञानिक थे। देखिए अगर शब्द पूछता है तो आपको क्या बताना है? तो 2 वैज्ञानिक थे। एक थे लैमार्क। कौन थे? एक लैमार्क थे और एक थे ट्रिबिरेनस। कौन थे? ट्रिबिरेनस। यानी अगर आपसे पूछता है कि शब्द को किसने बताया, तो है 2 वैज्ञानिक था सब, एक लैमार्क और एक ट्रिबिरेनस। लेकिन आपसे कोई पूछता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन है? अरस्तु है। यानी इन दोनों ने क्या किया? इस शब्द को बताया और उसके जनक कौन है? अरस्तु है। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 शब्द बनता है, हाई अलग करेंगे तो बायो, इसका हो जाएगा लॉजी, यानी 2 शब्द से बनता है। अब इस शब्द किससे बना है? तो देखिए एक बना है बायो से, बायो से, एक बना है लोगो से, लोगो, यानी बायो बना है बायो शब्द से, लॉजी बना है लोगो शब्द। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए बायोस का मतलब होता है जीव। क्या होता है? इसका मतलब होता है जीव। लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन। यानी बायोस का मतलब होता है जीव और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। अब किसका अध्ययन करेंगे भैया? अब मरल का अध्ययन करेंगे नहीं, मरे का अध्ययन किस में किया जाता है? तो उसके लिए इतिहास होता है। अब देखिएगा अब फलाना राजा बड़ा तेज तीर चला रहा था, अरे इस एक बार में 4 लोगों को मार दे रहा था, यानी मरे हुए का अध्ययन किस में करते हैं? हम करते हैं इतिहास में। लेकिन हमको क्या करना है? जीवित लोगों यानी सजीव लोगों का अध्ययन करना होता है। किसका अध्ययन करना है? सजीव का अध्ययन करना है, सजीव का। देखिए सजीव का अध्ययन हम क्या करते हैं? जब सजीवों का अध्ययन करते हैं तो किस में करते हैं? करते हैं बायोलॉजी में। तो ये किससे बना था? तो बायो, बायो से बना था, लॉजी, लोगोस से बना था। बायो का मतलब होता है जीव, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। अब किसका अध्ययन करते हैं? तो हम सजीव का अध्ययन करते हैं, यानी सजीव का ही अध्ययन जिसमें हम करते हैं उससे हम क्या करते हैं? बायोलॉजी करते हैं, यानी क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया? अब आपको ये भी समझ में आ गया कि शब्द किसने दिया, जनक कौन है, और बायो से बना बायोस, लॉजी से बना लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीव, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। यानी जब सजीव का अध्ययन हम किस में करते हैं, तो किस में करते हैं? हम जीव विज्ञान में करते हैं। समझ में आ गया? अब समझिए कि जीव विज्ञान के कितने भाग होते हैं। चलिए समझिए। देखिए जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के 2 लड़का होता है सब। कौन कौन होता है? तो एक होता है जंतु विज्ञान। कौन है? जंतु विज्ञान। एक होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। यानी जीव विज्ञान के कितना लड़का है? सब 2 ठो है। एक ठो है जंतु विज्ञान, एक ठो है वनस्पति विज्ञान। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं जियोलॉजी, जियोलॉजी। और इसे हम कहते हैं बॉटनी,
यानी जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं, और वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। अब यहाँ पे भी दो सवाल बनता है, जैसे समझिए अगर पूछता है कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो समझिए देखिए अगर पूछता है जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। कौन है, अरस्तु हैं। कौन है जंतु विज्ञान के जनक, अरस्तु हैं। लेकिन आपसे पूछता है कि वनस्पति विज्ञान के कौन है, तो थियोफ्रास्टस। कौन है, थियोफ्रास्टस। कौन है, थियोफ्रास्टस हैं। यानी जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रास्टस हैं। अब देखिए जीव विज्ञान के जनक भी कौन है, तो अरस्तु हैं। कौन है, अरस्तु। और जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है, अरस्तु हैं। अगर एक तरह से देखा जाए तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। यानी अरस्तु के दो ठो लड़का है सब, बड़का कौन है, जीव विज्ञान है, छोटा कौन है, जंतु विज्ञान है। लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं और वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, तो ध्यान समझिए। देखिए जिसके अंतर्गत हम जंतुओं को अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं जंतु विज्ञान। जैसे हम बताया ना आप लोग को, जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है नदी के विषय में, झरना के विषय में, तालाब के विषय में, तो आप क्या पढ़ेंगे, भूगोल का किताब पढ़ेंगे। ऐसे थोड़ी ना कि अंग्रेजी उठा लेंगे उसमें पढ़ेंगे वंस अपॉन ए देयर ये झरना, ऐसा कौन नहीं पढ़ता है। यानी जिस चीज़ को हमें पढ़ना होता है उसके लिए क्या होता है, बुक होता है, उसी में हम क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना हमको पढ़ना इतिहास, हम पढ़ेंगे विज्ञान, ऐसा थोड़ी ना होता है। यानी जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। अब जंतु में सब कुछ आता है, गाय भैंस कुत्ता बकरी इंसान, हम लोग क्या है, जीव हैं। अगर हमारा अध्ययन करना रहेगा तो क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे जंतु विज्ञान। गाय भैंस कुत्ता बकरी का अध्ययन करना रहेगा तो हम क्या पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान पढ़ेंगे। अब ऐसे थोड़ी ना कि कहेगा कि भैया थोड़ा कुत्ते के विषय में बताओ, तो तुरंत हम उठा लेंगे गड़ी, कहेंगे अरे बाप रे बाप ये तो डॉग लिखा है, ऐसा कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। यानी गाय भैंस कुत्ता बकरी इंसान को अगर हमें पढ़ना होता है तो किसमें हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं जंतु विज्ञान में। समझ में आएगा। यानी जिसके अंतर्गत हम जंतु का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है, वो जंतु विज्ञान कहलाता है। समझ में आ गया। उसी तरह से वनस्पति विज्ञान होता है। वनस्पति का मतलब क्या होता है, तो पेड़ पौधे भैया, आम है, बरगद है, पीपल है, यानी क्या होते हैं, सब ये पेड़ होते हैं। तो जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रास्टस। समझ में आ गया। ये तो था हमारा एक बेसिक, यानी जब बच्चा पढ़ने जाता है तो जीव विज्ञान नहीं समझ में आता, तो एक हमारा एक बेसिक होता है, यानी जीव विज्ञान क्या होता है। तो इसमें आपको सब समझ में आ गया कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। शब्द किसने दिया, तो दो वैज्ञानिक थे सब, एक लामार्कोव एक ट्रिबेरियनस। और जो हमारा बायोलॉजी होता है ये दो शब्द से बना होता है, एक होता है बायो, एक होता है लॉजी। बायो किस शब्द से बना है, तो बायो से। लॉजी किससे बना है, लोगोस से बना है। बायोस का मतलब क्या होता है, जीव। लोगों का मतलब क्या होता है, अध्ययन। अब किसका अध्ययन करते हैं, तो हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। यानी जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा बायोलॉजी कहलाता है, यानी जीव विज्ञान कहलाता है। तो ये क्या था, हमारा एक बेसिक था। अब हम समझते हैं सजीव जगत के विषय में, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। अब हम आगे समझते हैं सजीव जगत के विषय में। देखिए इसमें दो चीज़ होता है, एक तो होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। क्या होता है, एक हमारा होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। क्या होता है, निर्जीव होता है। अच्छा एक बात आप लोग बताइए, हमारे और इसके बीच में कौन सजीव है, कौन सजीव और कौन निर्जीव है। अब आप कहेंगे कि सर आप सजीव हो, भाई हम काहे सजीव हैं, हमारे कपड़ा पंख लगा है कौनों का कि हम बड़ा उड़ते हुए चलते हैं, आगे काहे हम सजीव कहलाएंगे। तो सजीव का मतलब सीधा सा यही बात होता है जिसके अंदर चलने की, जिसके अंदर बोलने की, जिसके अंदर विकास करने का क्षमता होता है उसे हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। और जो कुछ नहीं कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। तो सिंपल सा बात है भैया, हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, हमारा विकास हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। और सजीव में देखिए बहुत चीज़ होता है, सब तो आते हैं, जितने भी लोग इस धरती पे जीवित हैं सब तो सजीव है। गाय भैंस कुत्ता बकरी इंसान पेड़ पौधे ये सब लोग क्या होते हैं, सजीव होते हैं। अब जैसे हम पेड़ को काट देते हैं, पेड़ को काट देते हैं, बेचारा झुरा जाता है तो निर्जीव हो जाता है। ये हमारा ब्लैक बोर्ड क्या है, इसमें विकास होगा, इसमें विकास नहीं हो सकता है, ये बढ़ नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता है, इसलिए क्या होता है, ये निर्जीव होता है। लेकिन सजीव होने का सबसे बड़ा लक्षण क्या होता है, तो इसमें कोशिका होता है। क्या होता है, कोशिका होता है, कोशिका। यानी सजीव में क्या होता है,
कोशिका होता है, निर्जीव में कोशिका नहीं होता। अब हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना, इसलिए हमारे शरीर में क्या होता है, विकास होता है। हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं, मार कर सकते हैं, झाड़ा कर सकते हैं। तो हम लोग क्या है, सजीव हैं। यानी सबसे बड़ा इसमें चीज़ क्या होता है, इसमें कोशिका होता है। यानी जो सजीव होते हैं उसमें क्या होता है, कोशिका होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं, खा सकते हैं, हमारा विकास होता है, विकास होता है, हम गा सकते हैं, गा सकते हैं, रो सकते हैं, यानी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बताइए निर्जीव में ऐसा कुछ है, कुछ कर सकता है? ये हमारा ब्लैक बोर्ड रो सकता है, गा सकता है, चल सकता है? ये नहीं चल सकता है। उसी प्रकार से ये भी क्या है, निर्जीव है। ना ही ये बोल सकता है, ना ही चल सकता है। अब आप कहेंगे हाई लिख रहे हो तो चलबन कर रहा है, अरे दूसरा चीज़ होता है। चलने का मतलब जैसे हम लोग देखिए चल रहे हैं, एक स्थान से दूसरे जगह पे जा सकते हैं, लेकिन जब तक हम इसको नहीं ले जाएंगे कहीं नहीं जा सकता। ना ही बोलेगा, ना रोएगा, ना सोएगा, ना कुछ नहीं कर सकता है। तो जो कुछ नहीं कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। और जो सब कुछ कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ इसमें क्या होता है, तो इसमें कोशिका होता है। और निर्जीव में कोशिका नहीं होता है, वो क्या होता है, सब मर जाता है, उसमें कोई कोशिका नहीं होता, ना ही कोशिका बनता है, ना ही उसका विकास होता है। लेकिन हम लोगों में क्या होता है, असंख्य कोशिकाओं से हमारा शरीर बनता है, विकास होता है, खूब चाप चाप के टूस टूस के खाते हैं। सब कहाँ खाते हैं, तो सब क्या होता है, हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जिसका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। और जिसके शरीर में कोशिका नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम निर्जीव कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम समझते हैं कि सजीव के लक्षण क्या होते हैं, यानी जीवधारियों के लक्षण क्या होते हैं। चलिए समझिए। देखिए अब हमको समझना है जीवधारियों के लक्षण। क्या समझ आए, जीवधारियों के लक्षण, यानी जीवधारी अगर है तो उनमें लक्षण क्या होता है। चलिए समझिए। देखिए इसमें पहला चीज आता है वृद्धि का, यानी विकास करने का। सबसे पहला चीज क्या होता है हमारा, वृद्धि का। अब इसमें हमें पढ़ना होता है एक सजीव और एक होता है निर्जीव। क्या होता है, एक सजीव और एक निर्जीव होता है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि वृद्धि का मतलब केवल विकास से होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है, विकास से होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि ये केवल विकास पे ही हो सकता है, ये किसी भी तरह से हो सकता है। ये संख्या में भी टूट के वृद्धि कर सकता है। अच्छा आप लोग बात बताइए, कोरोना वायरस है ना, अब ऐसे कौन सांस लेगा हचाक से, तब तक दूसरे में चला जाएगा। और जैसे दूसरे में जाएगा, अगर एक वायरस जाता है ना, तो जैसे अंदर घुसेगा ना, वो क्या होता है, संख्या में बढ़ने लगता है। तो वृद्धि का मतलब केवल विकास से नहीं, ये संख्या में भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ये संख्या में भी इसका विकास हो सकता है। हम लोगों में देखिए कोशिका है, धीरे धीरे हमारे विकास होते हुए चला जाता है। लेकिन जो बैक्टीरिया सब होता है ना, वो भी इकट्ठ रहेगा, लेकिन बहुत सारी संख्या में टूटेगा और हमारे अंदर घुसेगा और हमको क्या करता है, बीमारी से ग्रसित कर देता है। तो वृद्धि का मतलब केवल विकास से नहीं होता है, ये संख्या में भी टूट सकता है। समझा क्या? जैसे देखिए अब पेड़ पौधा है, इस विचार का तो बढ़ते हुए चला जाता है। आदमी है, ऐसे बढ़ते हुए चला जाता है, छोट रहेगा, फिर बढ़ते 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 बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो बैक्टीरिया सब होता है ना, इकट्ठ रहेगा ऐसे, अब इसमें भी टूटेगा, इसमें भी टूटेगा, ऐसे टूट टूट के क्या होता है, बहुत सारा बन जाता है सब। यानी ये सब क्या होते हैं, ये सब संख्या में बढ़ते हैं। तो वृद्धि का मतलब केवल विकास से नहीं होता, यानी संख्या से भी होता है। समझ में आ गया? अब इसमें हमें जानना होता है सजीव और निर्जीव के विषय में। अब कहेंगे कि सर जी आप तो पहले बताए हैं कि जो विकास करता है, जो खाता है पीता है, वह सजीव होता है। तो ये सही बात है कि जिसके अंदर विकास होता है, जो खा सकता है, जो पी सकता है, जो मार झगड़ा लड़ाई करते, जो नाका पेंट फाड़ सकता है, वो क्या होता है, सजीव में आता है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है कि सजीव के लक्षण के विषय में। समझा क्या? यानी जो खा पी सकता है उसे तो हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है सजीव का, जिसके अंदर कोशिका होता है। यानी सजीव वो होता है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है। यानी कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। लेकिन देखिए निर्जीव में कुछ ऐसे चीज़ होते हैं ना जो वृद्धि भी करते हैं। यानी निर्जीव में ऐसा कुछ चीज़ होता है जो वृद्धि भी कर लेता है। अब आप कहेंगे कि निर्जीव तन बताता है कौन वृद्धि करता है, घर हमारा वृद्धि करेगा, हाई ब्लड प्रेशर वृद्धि करेगा, मोबाइलिया वृद्धि करेगा। अरे नहीं बाबू, नहीं नहीं वृद्धि करेगा। कुछ ऐसे चीज़ होता है जो क्या करता है, वृद्धि करता है। आप कहेंगे कौन, तो समझिए। देखिए पहाड़, पहाड़ होता है, रेत का टीला होता है, रेत का टीला होता है। आप कहेंगे कि पहाड़ वृद्धि तो करता है, तो सही बात है भैया। अब देखिए हमारा जो एवरेस्ट है,
पहले जब उसका जन्म हुआ होगा तो छोटा सारा होगा, लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या होगा, वृद्धि होते 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 आज कितना बड़ा हो गया है। तो उसमें भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए पहाड़ कैसे रहा है, पहले छोट, बढ़ के इतना बड़ा, बढ़ के इतना बड़ा, बढ़ के इतना बड़ा, यानी छोटे से क्या हुआ, बढ़ते हुए इतना बड़ा हो गया। तो इसमें भी तो वृद्धि हो रहा है। आप कहेंगे कि वो तब जीवधारी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये निर्जीव में कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिनमें क्या होता है, वृद्धि होता है। अब रेत का टीला देख लीजिए, छोटा छोटा कण क्या होता है, जिसे संख्या वाला देखिए, यानी संख्या वाले में समझिए। देखिए रेत का टीला देखिए, इसमें भी क्या होता है, ये वृद्धि होता है। अब आप कहेंगे कि कैसे वृद्धि हो जाता है, तो जैसे मान लीजिए बालू रहता है ना, देखिए यहाँ पे बालू, अब मान लीजिए यहाँ पे बालू है, अब सब बालू भरा है, ये धीरे धीरे जाएगा क्या, इस पर जमने लगेगा, जमते 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 एक एक तो क्या होता है, संख्या में वो बढ़ता जाता है, और बढ़ते बढ़ते क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा टीला का क्या करता है, ये निर्माण कर देता है। ये कैसे निर्माण करता है, तो इस संख्या में क्या होता है, ये बढ़ता जाता है। बालू को आप देखिए ना, आप पिक्चर उच्चर में देखिएगा, बालू रहेगा, भारत से बलिए उड़ जाएगा, जाकर वहीं पे थे गाज देगा, फिर भारत से उड़ जाएगा थे के गाज देगा। तो जब गाज है तो धीरे 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 टीला क्या होता है, वो बहुत ऊंचाई पे चला हो जाता है। आप कहेंगे कि उसमें जान नहीं होता है, तो हम किस में बता रहे हैं, निर्जीव में बता रहे हैं कि निर्जीव में कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। जैसे समझिए पहाड़ हो गया, ये रेत का टीला। आप कहीं भी देखिएगा, पत्थर को देखिएगा, कितना लोग घर में पूजा करता है, ऐसे करके अरे राम राम, पत्थर का पूजा किया जाता है, देखते हैं ना। तो क्या होता है, जो पत्थर होता है उसमें भी क्या होता है, विकास होता है। घर पे लाइएगा इतना छोटा सा रहेगा, लेकिन उसमें क्या होता है, धीरे 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 विकास करके वो बड़ा हो जाता है। तो जो पहाड़ होता है, पत्थर होता है, रेत का टीला होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब निर्जीव होते हैं। लेकिन कुछ निर्जीव ये सब होते हैं जो क्या करते हैं, इनमें वृद्धि होता है, इनमें विकास होता है, समझ में आया। लेकिन इन लोगों में कोशिका नहीं पाया जाता है। इन लोगों में क्या होता है, कोशिका नहीं होता है, यानी जो निर्जीव होते हैं उनमें कोशिका नहीं होता है। और जो सबसे बड़ा प्रूफ होता है यही होता है कोशिका का, यानी जो निर्जीव होते हैं इनमें कोशिका नहीं होता है, और जो सजीव होते हैं उनमें कोशिका होता है। क्या होता है बाबू, कोशिका होता है। समझ में आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वृद्धि किसी भी तरह से हो सकता है, संख्या में भी हो सकता है, विकास से भी हो सकता है। लेकिन जो सजीव और निर्जीव होते हैं, सबसे बड़ा प्रूफ यही होता है कि जिसके अंदर कोशिका होता है वही सजीव होता है, जिसके अंदर कोशिका नहीं होता वो निर्जीव होता है। निर्जीव में भी कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो क्या करते हैं, विकास करते हैं। जैसे रेत का टीला हो गया, पत्थर हो गया और पहाड़ हो गया। समझ में आ गया। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि पृथ्वी पे सबसे बड़ा कोशिका क्या है, तो देखिए पृथ्वी पे सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है, शुतुरमुर्ग क्या होता है, अंडा होता है। अगर आपको देखना है ना तो शुतुरमुर्ग का अंडा देखिए, ये क्या होता है, ये पृथ्वी पे सबसे बड़ा कोशिका होता है। लेकिन आपसे पूछता है कि सबसे छोटा क्या होता है, तो सबसे छोटा होता है माइक्रोप्लाज्मा। क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ा पूछता है तो कौन होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और सबसे छोटा पूछता है तो माइक्रोप्लाज्मा होता है। आप लोग बात बताइए, हमारा शरीर बहुत से भैया कोशिकाओं से मिलकर बना, हम देख सकते हैं कोशिका को नहीं देख, बहुत सूक्ष्म होता है, इसके लिए सूक्ष्मदर्शी का आवश्यकता होता है। लेकिन अंडा को देखने के शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो बस ऐसे आँखें चेयर के क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन आपसे पूछता है कि पृथ्वी सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है, कौन होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटा कौन होता है, तो माइक्रोप्लाज्मा होता है। समझ में आ गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीवधारियों में लक्षण में सबसे पहले क्या है, वृद्धि आता है, यानी विकास किसी भी तरह से हो सकता है। ये संख्या में टूट सकता है। इसमें पढ़ना है सजीव और निर्जीव के विषय में। और यहाँ भी हम आप लोगों को बता दें कि सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, कोशिका का ही होता है। अगर जिसके अंदर कोशिका होता है वो सजीव है, जिसके अंदर कोशिका नहीं होता वो क्या होता है, निर्जीव होता है। समझ में आ गया। ये हो गया हमारा पहला लक्षण। एक लक्षण और हम समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके विषय में हम आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं जीवधारी के दूसरे लक्षण के विषय में। देखिए दूसरा लक्षण में क्या होता है, तो उसमें आता है जनन। क्या आता है, जनन। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं इसे हम, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखिए जो जनन होता है ना, ये दो तरह से होता है। एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। यानी इसमें क्या होता है, दो चीज़ होता है। एक होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। एक होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, जिसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी लैंगिक जनन कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। समझ में आ गया। अब समझिए कि लैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। देखिए लैंगिक जनन का सीधा सा संबंध होता है कि जिसमें नर और मादा मिलते हैं, यानी मेल और फीमेल मिलते हैं, तभी क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। जिसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अभी भाई आखिर आया कहाँ से, लैंगिक जनन आया कहाँ से, तो समझिए। देखिए जब भगवान ना इस धरती पे सबको बना के बढ़िया से भेज दिया, तो उन लोगों ने कहा कि अरे यार ये सब गाय भैंस कुत्ता बकरी तो ठीक है, लेकिन अगर इंसान भी रहता तो हमारा नगो लेता और हमारा पूजा भी करता। तो सब लोग कहे ठीक है बुलाया जाए सभा। तो सभी देवताओं को बुलाया गया। सब लोगों ने कहा कि अपना अपना राय बताइए कि कैसे हम धरती पे भेजेंगे और कैसे जनन होगा। सब लोगों ने कहा ठीक है। सब लोग अपना अपना बता रहे थे। तब तक भोले बाबा थे, इन्होंने कहा कि अरे महाराज रुकिए हम बता दें। सब लोगों ने कहा ठीक है बताइए। इन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक तो शरीर बनाते हैं, आधा उसमें से स्त्री को कर देंगे, आधा पुरुष को कर देंगे। सब लोग याद तरीके भोले बाबा एकदम भाप के बौराए लाते हैं, एकदम ऐसा बता रहे हैं कोनो जुगाड़ो नहीं फिट हो रहा। सब कहे बौरा बाबा तुम नहीं बताओगे। तो ब्रह्मा जी ने क्या क्या कहा कि हम भेजेंगे मेल और फीमेल, यानी स्त्री और पुरुष को हम दोनों भेजेंगे। वो लोग आपस में संबंध बनाएंगे और जन्म बढ़िया से हो जाएगा। सब लोगों ने कहा ठीक है। उसी तरह से उन्होंने क्या किया, धरती पे भेजना शुरू किया। तो सबसे पहले धरती पे मनु शत्रुपा नाम के दो लोग आए और उन्होंने क्या किया, अपना जनन करना शुरू कर दिया। और इस धरती पे आज सब लोग हम क्या है, उन्हीं के संतान हैं। लेकिन साइंस का मानेंगे तो हम बंदरों के प्रजाति हैं। लेकिन किसी भी प्रजाति के हम लोग हों, यानी जब तक मेल और फीमेल नहीं मिलते हैं तब तक जनन नहीं हो सकता है। यानी इसमें किस चीज़ का आवश्यकता होता है, तो मेल और फीमेल, यानी मेल और फीमेल ये जब दो लोग मिलते हैं तभी क्या होता है, जनन होता है। समझ में आ गया। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल का आवश्यकता होता है। जब दो लोग आपस में संबंध बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। समझ में आ गया। दूसरा होता है अलैंगिक जनन। क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, जो संतान उत्पन्न दो लोगों की मेल से नहीं कर सकते, केवल अपना संतान अकेले उत्पन्न कर लेता है। लेकिन देखिए कुछ लैंगिक जनन में ऐसी चीज होता है ना जो संतान नहीं उत्पन्न कर सकता है, जिससे कामगार मधुमक्खी हो गया, कामगार मधुमक्खी। कामगार मधुमक्खी के विषय में जब मधुमक्खी हम पढ़ेंगे उसके विषय में हम समझेंगे। लेकिन एक होता है बंद मनुष्य, बंद मनुष्य। देखिए जो किन्नर उन्नर होता है सब वो लोग संतान नहीं उत्पन्न कर सकता है, तो लोग क्या होते हैं, बंद मनुष्य में आते हैं। और कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो बच्चे को नहीं पैदा कर सकते हैं, तो क्या होता है, लैंगिक जनन में बंद मनुष्य और कामगार मधुमक्खी, खच्चर, ये सब जो होते हैं ना, ये सब क्या कहते हैं, जनन नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन होता है, ये होता है हमारे लैंगिक जनन में। लेकिन और लैंगिक जनन में क्या होता है, तो जो अपने आप से ही क्या करता है, संतान को उत्पन्न कर सकता है। और कौन कौन होता है, तो इसे हम समझते हैं। देखिए जो अमीबा होता है, यूग्लिना होता है, पैरामीशियम होता है, बैक्टीरिया होते हैं, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब अलैंगिक जनन करते हैं। यानी इन लोगों में दो चीज़ों का आवश्यकता नहीं होता है, यानी दो लोगों का आवश्यकता नहीं होता है, ये खुद से अपना क्या करता है, जनन कर देता है। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, आप ये बताइए कि इसमें से एक कोशिकीय कौन है और बहुकोशिकीय कौन है। तो समझिए, देखिए जो दो लोग मिलकर अपना संबंध बनाते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं, उनमें क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। यानी हमारा शरीर क्या होता है, बहुत से कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो हम लोग क्या होते हैं, ये लैंगिक वाले में आते हैं। यानी जो क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय। गाय भैंस कुत्ता बकरी इंसान ये सब क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। और जो अलैंगिक वाला होता है उसमें क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय। यानी क्या होता है, ये सब एक कोशिका से अपना क्या करता है, विभाजन कर देता है। यानी क्या होगा, इसमें विखंडन होते रहेगा और धीरे धीरे क्या होते हैं, आपस में बढ़ते रहते हैं। जैसे देखिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इकट्ठा रहेगा ना, इसमें क्या होगा, विखंडन होगा, इस संख्या में टूटते टूटते बहुत ज़्यादा क्या करता है, ये अपने आप को बना लेता है। इसमें किसी भी चीज़ का आवश्यकता नहीं होता है। अब पता चलेगा कि खोजते रह जाएगा, मेल फीमेल सब सिर्फ पूरा दुनिया खोजते रह जाएगा। ये लोग क्या करते हैं, इस लोग खुद से आपस में क्या होते हैं, विखंडन होते रहते हैं और ये आपस में क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। जिसमें अमीबा आता है, यूग्लिना आता है
और देखिए चप्पल जैसा है तो पैरामीशियम है, और एक क्रोमोसोम कितना है क्या होता है, ये बैक्टीरिया होता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब अलैंगिक जनन में आते हैं। अगर आपसे पूछ लेता है कोई कि मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है, तो हमारे शरीर में सबसे बड़ा जो कोशिका होता है क्या होता है, वो अंडाणु होता है। क्या होता है, अंडाणु होता है। ये क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। लेकिन सबसे छोटा पूछ लेता है तो क्या होता है, शुक्राणु होता है। शुक्राणु होता है, क्या होता है, ये छोटा होता है। यानी इंसान के शरीर में सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है, तो अंडाणु होता है, और सबसे छोटा कौन होता है, ये शुक्राणु होता है। ये हो गया हमारा अलैंगिक जनन। यानी जीव जगत में हम जीवधारियों के दो लक्षण पढ़े, एक पढ़े वृद्धि और दूसरा पढ़े जनन। अगला हम समझते हैं उपापचय के विषय में। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उपापचय के विषय में समझते हैं। देखिए जीवधारियों के लक्षण में तीसरा लक्षण आता है उपापचय, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि उपापचय किसे कहते हैं, तो ध्यान समझिए। देखिए शरीर में होने वाली रासायनिक क्रिया को हम क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। यानी हमारे शरीर में जो रासायनिक क्रिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। समझ में आ गया। अब समझिए, देखिए जो उपापचय होता ना, एक दो ठो लड़का होता है सब। एक लड़का का नाम है उपचय, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। दूसरे लड़का का नाम अपचय, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं केटाबॉलिज्म। लेकिन ये दोनों लड़का ना अलग अलग काम करता है। जैसे आजकल के ज़माना में मान लीजिए किसी घर पे 4 ठो लड़का है, तब तो ऐसा थोड़ी होता है कि चारों लड़का एक के काम करेगा। कोनो पेंटिंग करेगा, कोनो फर्नीचर करेगा, कोनो लाइन बनाएगा, कोनो पढ़ाएगा। यानी सब लोग क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। उसी प्रकार से जो उपापचय होता है, एक दो ठो लड़का होता है सब। एक का नाम है उपचय, एक का नाम है अपचय। अब समझते इन दोनों का काम क्या होता है, चलिए समझिए। देखिए जो उपचय होता है, इसका काम क्या होता है, ये छोटे पदार्थ को बड़े पदार्थ में क्या करता है, बदलाव कर देता है। और जैसे बदलाव करेगा ना, उसमें क्या होता है, ऊर्जा देना पड़ता है। ये किस में होता है, ये उपचय में होता है। अपचय में क्या होता है, ये देखिए, ये बड़े पदार्थ को छोटा कर देता है, और जैसे छोटा करेगा ना, ये ऊर्जा देना शुरू कर देगा। अब आप लोग भी सोचेंगे जैसे लिखा है वैसे बता दिया। अब हमारे भाषा में समझिए। देखिए ये छोटे पदार्थ को क्या करता है, बड़े पदार्थ में बदलाव कर देता है। जैसे समझिए गेहूँ देखे ना, गेहूँ क्या होता है, हाँ ये छोट छोट गेहूँ होता है। क्या होता है, छोट छोट होता है। हम क्या करते हैं, उसको काट के लाते हैं घर पे। घर पे ले आने के बाद उसको क्या करते हैं, मशीन पे लेके जाते हैं। मशीन में उसका पिसैया होता है। गेहूँ कितना होता है, छोटा छोटा होता है। जब उसका पिसैया हो जाता है और छोटा छोटा हो जाता है, होता कि नहीं होता। और उसके बाद हम उसे घर पे लाते हैं। अब उसके बाद कहते हैं अब तक चाप के 10-10 रोटी खाएंगे। उसके बाद हमको सानते हैं। तो जैसे पानी मिला के आटा सानते हैं, तो हमको क्या देना पड़ता है, हमको भैया ऊर्जा देना पड़ता है। यानी हमारा जांगा लगता है कि नहीं लगता है, हमको क्या करना पड़ता है, जांगा लगाना पड़ता है। यानी गेहूँ था छोटा, पिसा दिए और छोटा हो गया। घर पे लाके जब पिसान सान लगे, उसमें हमारा ऊर्जा लगने लगा। अब ऊर्जा भी हमारा लग गया। उसके बाद क्या होगा, हम रोटी पकाएंगे। तो रोटी क्या होता है भाऊ, ऐसे बढ़ाना बढ़ाना रोटी हो जाता है। तो ये किसका काम होता है, ये उपचय का काम होता है। यानी गेहूँ छोटा था, पिसा दिए, छोटा हो गया, घर पे लाके उसको सान दिए, तो हमारा जांगा लग गया। और जब उसको हम पका दिए, तो ये छोटे पदार्थ क्या किया, ये बड़ा बना दिया। यानी बड़े रूप में उसको क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। यानी बढ़न के रोटी बना दिया। ये कौन लड़का का काम है, ये काम है उपचय का। यानी छोटा से क्या किया, उसको बड़ा बना दिया। अब समझते हैं कि अपचय का काम क्या होता है, इसे समझिए। ये क्या करता है, बड़ा पदार्थ को छोटा कर देता है और ये इसमें ऊर्जा देने लगता है। अब कैसे देता है, तो समझिए, है रोटी है ना, एक लड़का क्या किया, छोटा होने से बढ़ाना बना दिया, यानी इसको रोटी बना दिया है। लेकिन एक लड़का का काम क्या होता है, जैसे हम रोटियां को खाएंगे ना, हाथ से तोड़ेंगे, छोटा छोटा हो जाएगा, मुंह में डालेंगे, ऐसा ऐसा कूचेंगे और ही छोटा हो जाएगा। लेकिन जब हमारे अंदर चला जाएगा, ये क्या करेगा भैया, हमें ऊर्जा देने लगेगा। क्या करेगा, ऊर्जा देने लगा। यानी एक लड़का छोटा हनका से बड़का में बना दिया, दूसरा का लड़का क्या किया, इसी रोटियां को खा खा के छोटा कर दिया और अंदर कर दिया पेट के, और वहाँ से फिर क्या लगता है, ऊर्जा देने लगता है। रोटी ऊर्जा देता है कि नहीं देता है, तो ये दोनों का काम होता है। यानी एक का उपापचय, एक है अपचय। उपचय का मतलब क्या होता है कि छोटे से क्या करता है, बड़े में परिवर्तित कर देता है। जैसे गेहूँ छोटा छोटा था, हम पिसा दिए, रोटी बना दिए, रोटी बड़ा हो गया। और दूसरा का भाई का काम करता है, ये रोटियां को चबा चबा के अंदर कर दिया, वहाँ से ऊर्जा देने लगा।
समझ में आ गया। यानी एक तरह से क्या कर रहे हैं, हम ऊर्जा को दे रहे हैं, लेकिन एक तरह से ऊर्जा को हम ले रहे हैं। समझ में आ गया। ये हो गया हमारा तीसरा लक्षण। देखिए जीव द्रव्य को अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि जीव द्रव्य होता क्या है तो समझिए। देखिए कोशिका के भीतर का जो पदार्थ होता है उसे हम कहते हैं जीव द्रव्य। यानी कोशिका के भीतर का जो पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि भीतर का पदार्थ का मतलब क्या है, तो चलिए समझिए। है क्या है बाबू, तो देखिए कोशिका है। क्या हो गया ये क्या हमारा, ये हो गया हमारा कोशिका। अगर ऊपर से इसे कर देंगे तब तो हो जाएगा पौध वाला, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, कोशिका के विषय में। तो ये हो गया हमारा कोशिका। अब देखिए कोशिका के भीतर बहुत सामान है। देखिए माइक्रोकांडिया है, न्यूक्लियस है और क्लोरोप्लास्ट है और गॉजी बॉडी। यानी ये सब क्या होते हैं, हमारे अंदर होते हैं। और यह जो पदार्थ अंदर होता है इसी को हम कहते हैं जीव द्रव्य कहते हैं। यानी कोशिका के भीतर क्या होता है, तो ये कोशिका हो गया और कोशिका के भीतर ये सब क्या हो गया, पदार्थ हो गया। और इसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तो जीव द्रव्य कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए अभी सोचिए कि हमारे अंदर ही बहुत चीज़ रहता है, ये कब वो आपस में टकराता नहीं है, कब वो लड़ता नहीं है। नहीं तो पता चले कि जैसे बच्चा पैदा होगा और जैसे कूदेगा हड़क से लड़ेगा, ऊपर चला जाएगा बेचारा। फिर कोनो बच्चा पैदा होगा, फिर ढेर कैसे चाँप के कूदेगा, फिर लड़ेगा आपस में, वो मर जाएगा। यानी ये सब आपस में नहीं टकराते हैं। माइक्रोकांडिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, गॉजी बॉडी, अगर ये सब आपस में लगेगा टकराने, ऐसे धड़ धड़ भड़बड़ लड़ जाएगा तो आदमी नहीं जी सकता है। तो भगवान बड़ा होशियार थे, उन्होंने क्या किया, इसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक द्रव इसमें भर दिया। क्या किया, एक द्रव को भर दिया। ये समझिए, मान लीजिए आप कहीं दुकान पे जाते हैं, दुकान पे कहते हैं अरे चाचा तनी गिलासा दे दा 10 ठो चिम्मच दे दा। अब चाचा क्या करेंगे, दुकानदार 10 चिम्मच दे देंगे, गिलासा देंगे, थरिया लोटा बर्तन दे देंगे। अब आप झोरा में भर लीजिए। अब झोरा में भर के जैसे आप लेके आएंगे सब हड़ाक हड़ाक लड़ेगा, एक में खड़खड़ाएगा। तो जो ने देखेगा ससुरा कराई, दिनों भर चलता है, रास्ता एकदम खड़खड़ खड़खड़ करते हुए चलता है। तो जो दुकानदार होता है क्या करता है, उसमें गत्ता उत्ता भर देता है, कपड़ा वपड़ा क्या करता है उसमें भर देता है। भरने की वजह से क्या होता है, वो आपस में टकराता नहीं है, बाजता नहीं है। इसलिए क्या करता है, उसमें गत्ता उत्ता आप कहीं भी खरीदिएगा तो उसमें क्या करता है, सब गत्ता उत्ता कपड़ा वपड़ा उसमें भर के देता है। उसी तरह से जो हमारा कोशिका होता है, कोशिका के अंदर जो पदार्थ पाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। तो ये आपस में नहीं टकराएगा, इसके लिए भगवान ने क्या किया, तो एक द्रव को बनाया। उन्होंने क्या किया, एक द्रव बनाया। और उस द्रव को हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मा। क्या कहते हैं, हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। हिंदी में उससे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। यानी ये जो द्रव होता है क्या होता है, यही इसके बीच में देखिए क्या है, द्रव है। सब द्रव इस बीच में क्या होता है, सब भरा होता है। और यही जो द्रव होता है इसी के कारण सब आपस में नहीं टकराते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मा कहते हैं। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। तो समझ में आ गया काहे नहीं टकराता है, तो यही द्रव क्या होता है, इसमें भरा होता है कोशिका के अंदर, जिसके कारण ये सब आपस में नहीं टकराते। समझ में आ गया। लेकिन देखिए द्रव दो तरह का होता है, यानी 2 ठोरा इसमें पाया जाता है। एक हो गया हमारे कोशिका का हई वाला। अब देखिए यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, तो क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी केंद्रक है। समझिए क्या है केंद्रक हो गया। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम कितना होता है, 46 होता है। कितने के जोड़े में होता है, तो 23 के जोड़े में होता है। अब सोचिए 46 तो क्रोमोसोम रहता है, ये सब आपस में काहे नहीं टकराता है, इसको भी तो टकरा जाना चाहिए। यानी अब सोचिए यही में अगर 46 ठौरा कुछ भी हम रख देते हैं तो आपस में टकराएगा कि नहीं टकराएगा, तो सिंपल सा बात है, टकराएगा। तो भगवान ने क्या किया, इसमें भी एक द्रव को बना दिया। यानी जो इसमें केंद्रक में जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो आपस में नहीं टकराए, उसके लिए एक द्रव होता है। उस द्रव को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। और ये जो द्रव होता है इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं केंद्रिका द्रव कहते हैं। यानी हिंदी में साइटोप्लाज्मा को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। काहे कोशिका द्रव कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये कोशिका में ऐसे पाया जाता है ये द्रव, इसलिए हम इसे कहते हैं साइटोप्लाज्मा कहते हैं। और जो केंद्रक में द्रव पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं, इसे हम कहते हैं केंद्रिका द्रव। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारे जीव जगत में जीवधारियों का
चौथा लक्षण। अब अगले लक्षण के विषय में हम आगे समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, हम आगे इसके विषय में समझते हैं। देखिए, जीवधारियों के लक्षण में अगला लक्षण है पोषण, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं न्यूट्रिएंट। देखिए, इस धरती पे जितने भी लोग जीवित हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, इंसान, पेड़ पौधे, छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे कीट, यानी इस धरती पे जितने भी लोग सजीव हैं, जितने भी लोग जीवित हैं, सबको किस चीज़ की आवश्यकता होता है बाबू? तो सबको आवश्यकता होता है पोषण का। बिना पोषण के कोई जीवित नहीं रह सकता है। मान लीजिए, अगर हम लोग इंसान हैं, हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं। अगर हमको एक कमरा में बंद कर दिया जाए और कहेगा सब कि तुमको सारे 4 दिन हम खाना नहीं देंगे, तो जैसे 2 दिन बीतेगा, हमको खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो पता है पेटवा सट जाएगा पीठी में और कपड़ा सट जाएगा कपारे में। वैसे आदमी राइठा जैसे एकदम मर जाएगा उसी में। तो हमको जीने के लिए किस चीज़ का आवश्यकता होता है? तो हमें जीने के लिए पोषण का आवश्यकता होता है। चलिए, हम लोग तो इंसान है भैया, कहीं चल सकते हैं, मांग सकते हैं, खा सकते हैं। अब सोचिए, पेड़ पौधा है, समझिए, फिर मान लीजिए क्या है, ये हो गया पौधा, ये हमारा मान लीजिए पौधा हो गया। अभी पौधा कहाँ से बाबू जीता खाता है? आखिर इसको भी तो कुछ आवश्यकता होता है। तो ये हो गया हमारा पौधा। तो भगवान बहुत होशियार थे, उन्होंने सोचा ठीक है यार, आदमी है, ये छोटे छोटे जीव हैं, कहीं भी चल जाएंगे, अपना भोजन बना लेंगे, लेकिन पेड़ पौधा अपना भोजन कहाँ से बनाएगा? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है बाबू, तुम लोग कहीं नहीं चल पाओगे ना, हम तुम्हारे लिए जुगाड़ बनाते हैं। जुगाड़ उन्होंने क्या बनाया? देखिए, ये हो गया हमारा सूर्य, हो गया, मुस्कुरा रहा है। देखिए, यहाँ से जब सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों पे पड़ता है ना, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो पौधा होता है अपना भोजन क्या करता है? बना लेता है, और उसी के द्वारा क्या होता है? इनका पोषण हो जाता है। क्लोरोफिल के कारण जिनका पत्ती होता है हरा होता है। तो भगवान ने क्या किया, इसको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इन्होंने क्या किया, इसमें पोषण करवाया। काहे करवाया? तो भैया कहीं चल नहीं सकता है, हम लोग चल सकते हैं। तो भगवान क्या थे? बहुत होशियार थे। यानी इस धरती पे उन्होंने जिसको जिसको भेजा, सब में अलग अलग पोषण करने का उन्होंने क्या किया? ज्ञान दे दिया कि भैया देखो, तुमको ऐसे अपना पोषण कर लेना है, तुमको ऐसे कर लेना है। तो पेड़ पौधा कहीं नहीं चल पाएगा, तो इसलिए भगवान ने क्या किया, इन्हें सूर्य के प्रकाश के द्वारा इनमें क्या किया? पोषण करवा दिया। यानी जीने के लिए किस चीज़ का आवश्यकता होता है भैया? पोषण का। अगर हम खाएंगे नहीं, हमारे शरीर में पोषण होगा नहीं, तो क्या करेंगे? हम मर जाएंगे। समझा क्या? अब देखिए, बत्तख है, बत्तख बेचारा क्या करता है, ये पानी में जाता है, डूब 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 डूब, पता नहीं कैसे करता है, उसमें अपना क्या करता है, कुछ भी मिलता है खा लेता है, अपना भोजन कर लेता है। कुत्ता है, ये देखिए कुत्ता क्या करता है, ये कुत्ता हम लोगों पे आश्रित होता है। हम लोग जो भी खाएंगे, हाड़ मांस जो भी खाएंगे, दाल भात सब्जी थोड़ा दे देते हैं, इसका भी बेचारे का पोषण हो जाता है। लेकिन है बिलार बहुत होशियार होती है, ये सबसे सिर्फ चोर होती है, चोट्टा, ये घर में घुस के खाती है, जाए घर में जाने पाए ऐसे कर के ये खा लेगी सब। तो हमारे यहाँ देहात में कहावत कहता है सब कि भूखे भजन न होई गोपाला, लेला अपन कंठी माला। यानी लोग क्या कहते हैं कि जब तक हम भोजन नहीं करेंगे तब तक भगवान का भी भजन नहीं करेंगे। तो कुछ भी कहने के लिए, करने के लिए, चाहे काम करने के लिए, चाहे घूमने के लिए, किस चीज़ का आवश्यकता होता है भैया? जब तक हम कुछ खाएंगे नहीं, हमें पोषण नहीं मिलेगा, और जब तक पोषण नहीं मिलेगा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी जीने के लिए किस चीज़ का आवश्यकता होता है? तो भैया हमें तो पोषण होना जरूरी है। तो समझ में आ गया? यानी इस धरती पर जितने भी लोग जीवित रहते हैं, किसके माध्यम से जीवित रहते हैं? तो पोषण के माध्यम से। समझ में आ गया? अगला है गति, जिसे हम कहते हैं मोमेंटम। देखिए, जो गति होता है ना, 2 तरह से होता है। आपको ये पूछता है कि आपसे गति क्या होता है? तो भैया हम चल रहे हैं, देखिए ऐसे घूम रहे हैं, आखिर हम क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। लेकिन जो गति भी होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक गति होता है स्वतः गति, एक होता है प्रेरित गति। स्वतः गति का मतलब क्या होता है? जो अपने आप से ही क्रिया कर लेता है, ये कोनो का आवश्यकता नहीं होता कि नहीं तुम आओ तब हम चलेंगे, ये स्वतः क्रिया करता है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में ब्लड है ना, ब्लड को हम रोक पाएंगे? खून को हम नहीं रोक सकते। अगर ये कहेंगे ए खून रुक रुक, अगर हम खून को रोक देंगे तो हम जिएंगे? नहीं जी पाएंगे। यानी ब्लड क्या है? ये स्वतः गति करता है, हम इसे नहीं रोक सकते हैं। हमारा हृदय है, ये एकदम गति करता है, हम सो जाएंगे फिर भी अपना गति चालू रखता है। अगर हमारा हृदय बंद हो जाएगा ना तो आदमी मर जाएगा। हमारा ब्रेन है, हमेशा काम करता है, यानी हमारे शरीर में ब्लड है, ब्रेन है, हृदय है, सांस है, ये सब हमेशा काम करते हैं। अब कोई ज़बरदस्ती रुकेगा भैया तो मरबे करेगा। अब ब्लड कहीं रुक काट देंगे, ब्लड क्या होगा? सब बह जाएगा, आदमी मर जाएगा। हमारा कपार कौन पीछे आके मार देगा, ब्रेन काम करना बंद कर देगा, आदमी मर जाएगा। हार्ट अटैक आएगा,
एक के बार सांस रुक जाएगा, आदमी मर जाएगा। यानी जो हमारा ब्लड होता है, हमारा हृदय होता है, हमारा ब्रेन होता है, ये सब क्या कहते हैं, ये स्वतः गति करते हैं, अपने आप से ही गति करते हैं, हम इन्हें नहीं रोक सकते हैं। उसे हम कहते हैं स्वतः गति, जो अपने आप से ही क्रिया कर लेता है। अगला है प्रेरित गति। प्रेरित गति का मतलब क्या होता है, जिसे ढकेल के कार्य करवा दिया जाए। जैसे मान लीजिए कोनो आदमी बाहर चला गया कमाने के लिए, अब कमाने के लिए बेचारा गया है, उसे ज़बरदस्ती काम करवाता है, सब चल कर, तो उसे क्या कहते हैं कि प्रेरित करके उससे काम करवाया जाता है। अब छोटा सा बच्चा दिखेगा, जब जन्म लेगा, जब 6 महीने साल भर के बाद जब चलना शुरू करता है ना, तो उसका घर का कोनो जाएगा, पीछे पीछे लग जाएगा, एकदम ऐसे गोड़ा पकड़ लेगा कि हमको उठा लो। लेकिन लोग क्या कहते हैं, जबरदस्ती कहते हैं, अरे बाबू उतना दूर चलना है तुमको, चलो चलो चलो। वो बेचारा चलता है, फिर थोड़ा दूर जाता है, फिर रोने लगता है, फिर लोग कहता है बस देखो बाबू दुकान आ गया, फिर चलता है, फिर थोड़ा दूर जाता है। तो सब क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं चलने के लिए, चल चल। तो क्या करता है बेचारा, धीरे धीरे चलता है। यानी प्रेरित गति का मतलब क्या होता है, जो दूसरों की भी सहायता से चल सकता है। तो छोटा बच्चा सब होता है, उसको ज़बरदस्ती चला देता है सब। कहीं आप काम करने के लिए जाइएगा, आपका मन नहीं करेगा, तब वो मजबूरी में काम करना पड़ता है, तो उससे हम कहते हैं प्रेरित गति। यानी किसी भी काम को क्या करते हैं, करवा सकते हैं प्रेरणा देके। ये बाबू थोड़ा घर का काम था, थोड़ा कर दो, वो बेचारा जाके कर देगा। यानी उसको प्रेरित करके हम क्या करते हैं, काम करवा सकते हैं। तो गति भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। स्वतः गति जो अपने आप से क्या करता है, अपने आप काम करता है। और प्रेरित गति का मतलब क्या होता है, जो दूसरों की सहायता से भी काम कर सकता है। समझ में आ गया। अगला है सजीवों में अनुकूलनशीलता, जिसे हम एडोप्टेबिलिटी कहते हैं। अब ये क्या होता है, तो अनुकूल रहने के हिसाब से, यानी जितने भी लोग इस धरती पे जीवित हैं, जो भी लोग सजीव हैं, अपने अपने हिसाब से रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में, हम लोग का भाषा क्या है भैया, भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। लेकिन हमको कोनो भेज दे अमेरिका कमाने के लिए, अमेरिका जाएंगे, उससे बोलेगा हाय, हाउ डू यू डू, व्हाट इज डूइंग, दस चीज़ क्या बोल रहा है रे बकलोल, वैसे ही हमको समझ में नहीं आ रहा है। भैया हमको वहाँ रहने के लिए हमको उसी के अनुकूल रहना पड़ेगा, तभी ना हम जीवित रह सकते हैं। मछली है, अब मछली पानी में रहती है, हम कहेंगे मछली चल बाहर निकल, बाहर निकाल देंगे, बेचारी को मर जाएगी। यानी जहाँ उसको अनुकूल है उसी के हिसाब से वो रह सकती है। अब जंगल में शेर रहता है, अब ला के हम उसको घरे बांध देंगे, वो हमारे हिसाब से नहीं रह सकता है। यानी हर चीज़ को क्या ना, जितने भी सजीव हैं सबको अपने अपने अनुकूल के हिसाब रहना पड़ता है। अब अपने अनुकूलन के हिसाब से हम नहीं रह पाएंगे तो हम रह भी नहीं सकते हैं। हम कहेंगे नहीं, हमको भैया यहाँ ठंडी लग रहा है, हम चले जाएंगे खूब इतना टेम्परेचर जहाँ बहुत तेज होता है, रह पाएंगे? टेम्परेचर ज़्यादा गर्मी होगा, आदमी जल के मर जाएगा। यानी सजीव, जितने भी लोग सजीव होते हैं क्या होते हैं, अनुकूलनशीलता के हिसाब से क्या कहते हैं, अपने आप को लोग ढाल देते हैं। समझ में आ गया। अब समझते हैं अगले लक्षण के विषय में, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके विषय में हम आगे समझते हैं। देखिए अगला है श्वसन। श्वसन तो सब लोगों को पता है कि भैया बिना सांस लिए हम जीवित नहीं रह सकते हैं। किसी मुसाफिर ने ठीक ही कहा है कि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे, कर ले कुछ काम ऐसा नाम हो इस जहाँ पे। यानी हमारे अंदर जो सांस होता है, अगर यही जब रुक जाएगा तो आदमी क्या होता है, मर जाता है। तो श्वसन तंत्र हम पहले ही बना दिए वीडियो, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगला है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ हम खाते हैं, दाल भात सब्जी रोटी पूरी तरकारी खाते हैं, तो खराब पदार्थ बन के हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं उत्सर्जन। समझ में आ गया। तो हम श्वसन भी वीडियो बना दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। उत्सर्जन का भी वीडियो बना दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और ये सब सबको समझ में आता होगा कि भैया कि सांस नहीं लेंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे, उत्सर्जन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया। अगला है जीवन चक्र। देखिए हर इंसान जब जन्म लेता है ना, तो जन्म से मृत्यु तक जो भी उसके जीवन में क्रिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। समझ में आ गया। देखिए बेचारे का जन्म होता है, यानी जन्म होता है। अब जन्म होता है, सांस उसको बढ़िया से लेता है, सांस भी लेता है, उत्सर्जन का भी क्रिया करता है, और धीरे धीरे उसका क्या होता है, गति हो जाता है। यानी जब 6 महीने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, चलना शुरू करता है, यानी गति भी करने लगता है। गति करते उसके बाद क्या होता है, वो बेचारा वृद्धि भी करता है, धीरे धीरे उसके शरीर में विकास होने लगता है। यानी जनन हुआ, सांस भी लिया, उत्सर्जन भी किया, और धीरे धीरे वो गति करने लगता है, और गति करते करते धीरे धीरे क्या होता है, वो वृद्धि करता है, यानी उसका विकास होता है। और जब विकास हो जाता है तो 20 साल का, जब 25 साल का होता है तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं भैया इसका शादी करवा दो, आज मेरे यार की शादी है। उसके बाद उसका क्या हो जाता है, शादी हो जाता है।
जब शादी हो जाता है वो भी साल भर के बाद 2 साल के बाद वो भी क्या करता है, बच्चे को जनन करता है। यानी जनन करता है और उसका उम्र जो होता है धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर चला जाता है और वृद्धावस्था के बाद क्या होता है, बेचारा वो मृत्यु हो जाता है उसका। यही होता है क्या, हमारा जीवन चक्र। यानी हो गया हमारा जीवन चक्र भैया। उसका जन्म हुआ, सांस लिया, उत्सर्जन भी हुआ, धीरे धीरे गति करना शुरू किया, धीरे धीरे उसका विकास भी हो गया। उसके बाद आज मेरे यार की शादी है, शादी भी हो गया, वो भी क्या किया, बच्चे को जन्म दिया। बच्चा का जन्म करने के बाद धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर चला गया और लास्ट में क्या होगा उसका, तो उसका मृत्यु हो गया, यानी उसका क्या हो गया, डेथ हो गया। तो यही होता है हमारे जीवन का क्रिया। क्या होता है बाबू, ये हमारे जीवन का क्रिया होता है, यानी इसे हम कहते हैं जीवन चक्र। और अंत में क्या होता है, आदमी का मृत्यु हो जाता है। और देखिए यही सब क्या होता है, सजीवों में ही पाया जाता है। अब आदमी मरने के बाद उसका पता नहीं क्या होता है, लेकिन जब तक जीता है बेचारा, जन्म लेता है, धीरे धीरे बढ़ता है, विकास होता है, शादी भी होता है, जन्म करता है, उसके बाद कहाँ चल जाता है, वो मृत्यु की गोद में चल जाता है। तो जो भी हम अपने जीवन में क्रिया करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। और ये सब क्रिया किस में होता है, तो जो लोग सजीव होते हैं उन्हीं में ये सब क्रिया होता है। यानी उसी में क्या होता है, वृद्धि होता है, उसी में जन्म होता है, उसी में उपापचय होता है, उसी में श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है। यानी जितने भी क्रिया होते हैं सब किसके अंदर होता है, तो उसी के अंदर होता है जो जीवित होता है। समझ में आ गया। तो ये था हमारा जीव जगत। यानी क्या था हमारा जीव, यानी जितने भी लोग जीवित होते हैं वो लोग क्या करते हैं, यही सब क्रिया करते हैं और अंत में कहाँ जाते हैं, तो अंत में मृत्यु की गोद में चले जाते हैं और उसके बाद पता नहीं दूसरा क्या होता है उन सबका। समझ में आ गया। आई होप आपको जीव जगत के विषय में समझ में आ गया होगा।